इमेजिन करें कि आपका एक दोस्त आपको ये कहे कि भाई मुझे फलाना बंदी सेट करवा दो, मैं तुम्हें आईफोन दिला दूंगा। आपने जान लगा दी, इधर उधर से लड़की का नंबर निकलवाया, दोनों की आपस में बात करवाई और यहाँ तक कि अपने अब्बे की गाड़ी उनको चोरी छुपी डेट मारने के लिए भी दी। अब जब लड़की पट गई तो भाई आपने दोस्त से ही कहा लाओ भाई मेरा आईफोन लाओ, तो दोस्त ने ये कहा अबे मैं तेरा अब्बा लगाऊंगा जो तुझे आईफोन दिलाऊं, ना मेरे पास इतने पैसे हैं और ना मैं तुझे आईफोन दिला सकता हूँ। अब यही सेम सिनारियो आपके साथ पिछले कई सालों से होता हुआ है। इलेक्शन के टाइम पे कैंडिडेट्स जो एमएनए की पोजीशन के लिए खड़े होते हैं वो आपसे आकर वादे करते हैं कि भाई अगर आपने मुझे वोट दिया और मैं एमएनए बन गया तो मैं आपके नाले साफ़ करवा दूंगा, रोड्स मुरम्मत करवा दूंगा, आपके नलों में 24 घंटे पानी आएगा और जैसे हज़ारों आते हैं। आप आवाम ये हसीन ख्वाब देखने के बाद ऐसे लोगों को जाकर वोट देते हैं और जब ये लोग एमएनए बन जाते हैं तब भी ये आपके जैसे ही होते हैं। मसाइल इनको सारे पता होते हैं लेकिन खुद से कुछ कर नहीं सकते और ऐसे करते करते 5 साल का वक्फा गुजर जाता है और इलेक्शन दोबारा आ जाते हैं। हालिया बारिशों में कराची का डूब जाना, लाहौर में नलकों में सीवरेज का पानी आना और इस जैसे हज़ारों मसले। आपको लगता है कि इन सब का हल एमएनएज और एमपीएस के पास है और लगता भी इसीलिए है ना क्योंकि आपको इलेक्शन के टाइम पर सरसब्ज बाग दिखाए गए थे। जब ये मसाइल उभर के आते हैं तो आप जाकर एमपीएस और एमएनएज को पकड़ते हैं, जबकि हकीकतन ये रोड बनवाना, पानी का सही इंतजाम करवाना, इसकी पावर्स एमएनएज और एमपीएस के पास है ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएनएज और एमपीएस के पास इन रियलिटी कौन सी पावर्स होती हैं और आपको अपने मसाइल के हल के लिए किसके पास जाना चाहिए। हमारे जहनों में ये फॉल्स पर्सपेक्टिव बना दिया गया है कि एमएनएज और एमपीएस हमारे सारे काम करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ एमएनएज और एमपीएस की पावर बिल्कुल उलट है। काम के हवाले से क्वालिफाई करें तो एमएनएज और एमपीएस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग रोड्स, ब्रिजेस, गेटिंग ट्रांसफर्स डन, हायरिंग न्यू पीपल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड जनरली डूइंग एनी टेंजिबल वर्क इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और आपको इलेक्शन में इन्हीं चीज़ों के वादे किए गए थे ना कि भाई हम रोड बना देंगे, पानी ले आएंगे। हर इलेक्शन में यही लॉलीपॉप आपको दे दी जाती है और आप खुश हो जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एमएनएज और एमपीएस की पावर 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है: लेजिस्लेशन, ओवरसाइट एंड मेडिएशन। अब इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। एमएनएज और एमपीएस को आप इलेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब फर्ज करें कि आपके इलाके से फराज भाई एमएनए की पोजीशन के लिए खड़े हुए, आपने उन्हें वोट दिया और फराज भाई आपके इलाके से एमएनए बन गए। अब नेशनल असेंबली में आपके ये फराज भाई आपको और आपके इलाके को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको अगर मजीद आसान अल्फाज में समझाऊं तो इमेजिन करें कि एक पहलवानों का अखाड़ा है और बहुत सारे इलाकों से बहुत सारे पहलवान आए और आपके इलाके से आपके ये फराज भाई पहलवान के तौर पर उस अखाड़े में लड़ने के लिए सामने आए। अब उस अखाड़े में आपके वो फराज भाई पहलवान के तौर पर आपके इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ आई? अब ये तो बात हो गई कि एमपीएस और एमएनएस क्या नहीं करते। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एमपीएस और एमएनएस के पास क्या पावर्स हैं। आप सब ने न्यूज़ में कभी ना कभी एक सेंटेंस सुना होगा कि प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली में बिल पास करा दिया गया। एक एमएनए के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी कि जिस इलाके का वो एमएनए है वहाँ पर अगर कोई मसला दरपेश होता है तो वो एक बिल फॉरवर्ड करता है नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली में। अगर वो बिल पास हो जाता है तो उस बिल को मद्देनजर रखते हुए एक पॉलिसी या एक नया कानून बना दिया जाता है। अब कराची के इलाके खारादर की एग्जांपल लेते हैं। हालिया बारिशों के बाद यहाँ पर बारिश का पानी और गटर का पानी मिक्स हुआ और उसने एक नया लिक्विड तश्कील दिया जो कि एकदम काला था और काफ़ी दिनों तक ये ऐसे ही खड़ा रहा। अब चूंकि यहाँ पर सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम नहीं था तो इस पानी में कचरे का मज़ीद ऐड ऑन हो गया। अब खारादर की एक मेन बात यह है कि यहाँ पर मोहतरम कायदे आज़म का घर था। अब यहाँ का एमएनए अगर चाहे तो प्रोविंशियल असेंबली में एक बिल पास कर सकता है कि कायदे आज़म के घर के अतराफ में कचरा फेंकना सख्ती से मना है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ नहायत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एमएनए ने ये बिल असेंबली में पेश किया और यहाँ उसका काम खत्म हो गया। अब वो बिल पास होता है कि नहीं होता ये असेंबली की जिम्मेदारी है। सेकेंडली एमएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर गवर्नमेंट कोई बिल पास करे या रोड या ब्रिज बनवाने का प्रोजेक्ट दे तो एमएनए उस पूरे प्रोसेस को ओवरसी करता है। अब आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट में काफ़ी सारे लोग करप्ट हैं, इसलिए जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी एमपीए और एमएनए को दे दी जाती है, इंक्लूडिंग द फाइनेंसेस। और एक बार पाकिस्तान में आप किसी को ढेर सारा पैसा दे दें क्या होता है? खा लिया जाता है।
लास्टली एमएनए आपके और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान का एक लिंक होता है। आप अपनी दरख्वास्तें एमएनए के पास लेकर जाते हैं और एमएनए उसको एक बिल की सूरत में असेंबली में पेश करता है। एंड आफ्टर दैट अ गवर्नमेंट विल सेक्शन डेवलपमेंट फंड्स फॉर एमएनए टू हेल्प विद दीज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स दे हैव आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ। बियॉन्ड दैट एन एमएनए रियली डज नॉट हैव मच पावर। अब अगर हम एमपीए की बात करें तो एक एमपीए एमएनए से ऊपर होता है और वो प्रोविंशियल लेवल पर फाइनेंशियल फंडिंग दिखता है जो कि एक प्रोविंस को फेडरल से मिलती है। अब बात आती है कि ये जो आपको इलेक्शन के टाइम पर लॉलीपॉप दी गई थी कि भाई हम रोड बना देंगे, पानी ले आएंगे, ये काम असल में करता कौन है? इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि सिटी मेयर या फिर डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन। तो हियर इट इज, आपको अपनी शिकायतों का टुकड़ा किसके पास लेके जाना है और कौन जवाब दे है ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, किसी की भी लॉलीपॉप से आप खुश मत होना, वोट देने से पहले अपनी रिसर्च कर लेना। मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा ज़ाविया। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। अल्लाह हाफ़िज़। देखें जनाब, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब आप ये जानने में वाकई में इंटरेस्टेड हैं। हमारी आवाम का मसला ये है कि ज़रा सी कोई आफत आती है, जैसे कि अभी कराची में बारिश आई, पूरा कराची डूब गया। ज़रा से कोई पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ज़रा से कोई पॉलिटिशियन आपके इलाके में आ जाएगा, आपको आके बोलेगा हाँ मैं करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, आप लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये फलाना भाई साहब आ गए, पता है वो फलाना पार्टी का बंदा आया था, पता है वो बंदा आया था और वो हमारे इलाके में आया, आप आवा आया, आपने सेल्फियाँ ली, वो आपको दिलासा दे के चला गया। अबे भाई, जब वो आपके इलाके में आया आप उसको पकड़ें, आप बोलेंगे भाई जवाब दो, ये जो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ ये भरो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं ये भरो, या फिर हमें कोई ऐसा प्रॉपर डॉक्यूमेंट दो जिस पे लिखा हो कि गवर्नमेंट ये चीज़ भरेगी, ये चीज़ आपका नुकसान भरेगी। ये क्या होता है कि वो आपके इलाके में आया, आपको दिलासा दिया, आप खुश हो गए, हाँ भाई फलाना पार्टी का बंदा आया था, बस वो आया, आपने सेल्फी लगवाई और आपने जो है ना उसके साथ सेल्फी लगा दी सोशल मीडिया पे और खुश हो रहे हैं, देखो भाई मैंने फलाने के साथ पिक्चर लिया। क्या फ़ायदा हुआ? देखें, आप टैक्स देते हैं, टैक्स का मतलब क्या है कि टैक्स के बदले आपको सर्विस दी जाएगी। सेम गोज़ फॉर DHA, सेम गोज़ फॉर CBC जो आजकल कराची में हो रहा है। हमसे टैक्स लिया जाता है, मेरा स्टूडियो भी यहाँ DHA में है, तो हमसे टैक्स लिया जाता है, जैसे पानी का टैक्स लिया था फॉर सपोज। DHA मशहूर है कि भाई DHA में पानी नहीं आता, टैंकर डलवाना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हज़ारों लाखों रुपए हम लोग पानी का टैक्स भरते हैं सालाना और पानी हमें मिलता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स का मतलब क्या है कि टैक्स के बदले आपको सर्विस दी जाएगी। अब यहाँ से हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन यहाँ से हमें सर्विस नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब, जैसे कल मैं जिब्रान नासिर साहब की वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि भाई ये टैक्स नहीं है, ये भत्ता है, आपसे भत्ता लिया जा रहा है। ठीक है, अब एक पार्टी जो पहले ज़ोर ज़बरदस्ती करके टैक्स भत्ता लेती थी, और अब ये हमारी माशाल्लाह से गवर्नमेंट है जो कि आपको एक बड़ा खूबसूरत सा प्रिंटेड पेपर आपको सेंड कर देती कि ये लो भाई ये टैक्स भरो, इसके बदले हम आपको सर्विस नहीं देंगे। तो ये देख लें आप, कराची इतना बड़ा शहर है, करोड़ों लोगों का शहर है, 2.5 करोड़ तो पेपर पे आबादी है, उससे कहीं ज़्यादा, और यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब आप ये देखें कि कराची में जो जान बचाने के लिए एडी है जो कि एक प्राइवेट फाउंडेशन है, छिपा है जो कि एक प्राइवेट फाउंडेशन है, गवर्नमेंट की अपनी कोई फाउंडेशन नहीं बनी हुई। ठीक है, कुछ नहीं तो फिर आर्मी आ जाती है और आर्मी आके संभाल लेती है। ठीक है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि भाई आर्मी जो है वो पाकिस्तान का 70% टैक्स खा रही है। तो भाई साहब, मान लिया कि आर्मी जो है वो पाकिस्तान का 70% टैक्स खा रही है, मान लिया, चले ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन आप कह रहे हो ना, मान लिया, तो भाई साहब वो आपके काम भी तो कर रही है ना। गवर्नमेंट तो आपके काम कर नहीं रही, आर्मी ही आपके काम करती है। कहीं आग लगती है तो आर्मी के जवान आते हैं, कहीं पानी आता है तो आर्मी के जवान आते हैं, कहीं सैलाब आता है तो आर्मी के जवान आते हैं, कहीं बम फटता है तो आर्मी के जवान आते हैं। हर वक्त क्यों होता है कि आर्मी के जवानों ने अंदर घुस के ज़ख्मियों को और इन सबको निकाला। तो भाई आप जो बोल रहे हैं कि 70% टैक्स लेते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। आप कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ चलो मान लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आर्मी 70% टैक्स खाती है तो आपको सर्विस भी तो दे रही है ना, है कि नहीं? अपना ख्याल रखिएगा, और जो मैंने बातें बोली हैं उनको सोचिए, उनको समझिए, और अगर आप मेरी बात से इख्तिलाफ़ रखते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। मैं हूं नबील तारिक, दोबारा से ये था मेरा ज़ाविया।